नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग आलोक धनवान जी द्वारा लिखित पतंग नामक शीर्षक के अंतर्गत बचे हुए पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि आलोक धनवान जी एक छायावाद रचनाकार की श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके प्रकृति का संबंध मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। वहीं जो मनुष्य होता है, उस मनुष्य के जीवन में प्रकृति का कितना महत्व होता है, उस महत्व को भी बताने का प्रयास करते हैं। इस रचना के माध्यम से वह बाल सुलभ चेष्टाओं को भी बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो बालक होता है वह प्रकृति की विशेषताओं से अपने आप को समायोजित करता है और प्रकृति के हिसाब से ही अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। वहीं प्रकृति भी बच्चों के मनोविकारों के हिसाब को समझते हुए वह उसी तरह से ढलने का भी प्रयास करती है या उस तरह का अवसर उन्हें देने का प्रयास करती है। जैसा हम सभी लोग अब तक देखें कि बच्चे जो वर्षा ऋतु के मौसम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण या बार बार वर्षा होने के कारण उनके खेलने के जो मैदान हैं, प्रांगण हैं, वह सब गीले हो चुके हैं और ऐसे स्थिति में वह हमेशा घर से बाहर निकलकर खेलने वाले खेलों के लिए हमेशा लालायित होते हैं। वर्षा ऋतु के समाप्त हो जाने के बाद जो ऋतु आती है, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु में जो बच्चे होते हैं वह काफ़ी उत्साहित होते हैं, क्योंकि उस समय जो मौसम होता है काफ़ी साफ़ सुथरा और सुहावना होता है। क्यों सुहावना होता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में जगह जगह पर घास, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। ऐसे हरे भरे मौसम में बच्चों को खेलने का भरपूर आनंद मिलता है और इसी तरह से प्रकृति भी उन बच्चों को आमंत्रित करती है। और इस बच्चों के तो नाना प्रकार के खेल होते हैं, लेकिन आलोक धनवान जी ने बच्चे के खेल अर्थात पतंगबाजी को ही अपनी रचना का आधार बनाकर बच्चों के पतंगबाजी को ही विशेषताओं को ही इस पाठ में रखने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ताइए हम देखें कि किस प्रकार से आलोक धनवान जी इसमें बताने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं क्या है कि छतों के खतरनाक किनारों तक कुछ समय गिरने से बचाता उन्हें। बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के एकदम किनारे तक आ जाते हैं और बच्चों के जब छतों के एकदम किनारे तक ये बच्चे आ जाते हैं तो कभी कभी एकदम गिरने की अवस्था में आ जाते हैं। और जब गिरने की अवस्था में आ जाते हैं तो जो पतंग की डोर है, ऐसा महसूस होता है वह पतंग की डोर ही उन्हें उस छत के किनारे से गिरने से बचा लेती है। सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, और इस तरह से कहते हैं सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत और पतंग उड़ाते समय इतने उत्साहित होते हैं और इतने मतलब कि वह मग्न होते हैं वो अपने पतंग की। जब उनकी पतंग ऊंचाइयों को छूती है, आकाश गंगा में काफ़ी ऊंचाई तक जाती है, तो ये बच्चे बड़े मग्न होते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं। पतंगों की धड़कनें धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती महज एक धागे के सहारे, और जैसे पतंग आकाश गंगा को छूना चाहती है। और बच्चे का जो कल्पना है, जो मनोविकार है, वह भी उस पतंग के उड़ते हुए ऊंचाइयों की तरह ही उनकी भी कल्पनाएं काफ़ी विकसित होती हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। और ऐसा लगता है कि पतंग की जो एक धागा होता है, महज वह धागा उन बच्चों की को छत से गिरने से बचा लेती है, अर्थात थाम लेती है। आगे वह यह बताने का प्रयास करते हैं, थाम लेती है।
पतंगों के साथ साथ ये उड़ रहे हैं। पतंग तो आकाश गंगा में उड़ रही है, लेकिन बच्चों की जो मानसिकता है, जो मनोविकार हैं, वो भी पतंग के साथ ही उड़ रहे हैं। अर्थात बच्चे भी उसी तरह से कल्पनाशील हैं और आकाश की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं अपने रंधों के सहारे। और इस तरह से कहते हैं, रंधों में क्रंधों, और इस तरह से अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वो सहारे उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, यदि कभी कहते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाते उड़ाते इतने आत्मविभोर हो जाते हैं और इतने तल्लीन हो जाते हैं, वह भूल जाते हैं कि वह जहाँ खड़े हैं उसके आगे कोई छत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे एकदम छतों के एकदम किनारे चले जाते हैं, यानी उनका पूरा जो एकाग्र मन होता है वह पतंग पर निर्भर होता है और वह यह भूल जाते हैं कि किस प्रकार से वह उन क्रंधों के माध्यम से, वह अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उन पतंगों की ऊंचाइयों को वह छूने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि पतंग उड़ाते समय बच्चों की चंचल क्रियाएं, उनके शरीर की चंचल संतुलित पतंग उड़ाते समय बच्चों की जो चंचल क्रियाएं हैं, उनके शरीर की चंचल संतुलित गतिविधियां उनमें साहस का संचार करती है। और इस तरह से उनकी जो चंचल क्रियाएं हैं, संतुलित गतिविधियां हैं, उनके अंदर साहस का संचार करती है। कभी कहता है कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से, कभी कहते हैं कि बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा बना रहता है। जो अभिभावक होते हैं वह यही सोचते हैं कहीं उनके बच्चे उन छतों पर से न गिर जाएं, जिन छतों पर किनारे कोई दीवार न बनी है। भय बना, परंतु ये बच्चे बिना किसी डर के अपने उछल कूद के स्वभाव के कारण इस ऋतु में पतंग उड़ाने का संपूर्ण आनंद लेते हैं। लेकिन इस ऋतु में भी वह बिना बेहिचक वह पतंग उड़ाने का भरपूर आनंद लेते हैं। जब वो पतंग उड़ाते हुए छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं, कभी कभी तो बच्चे इतने पतंग में एकाग्र होते हैं, वह पतंग उड़ाते उड़ाते एकदम छत के किनारे तक पहुंच जाते हैं। और जब वो छत के एकदम किनारे तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या पहुंच जाते हैं तब अचानक केवल पतंग की डोर के सहारे वे अपने आप को संभाल लेते हैं। अचानक पतंग की डोर के सहारे अपने आप को संभाल लेते हैं। अब पतंग की, और इस तरह से कहते हैं कि पीछे हटना पतंग की धड़कन समान पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर खींच कर रहती है। इस तरह से वह अपने पतंग के माध्यम से कभी आगे कभी पीछे, कभी अपनी एड़ियों पर खड़े हो जाना, कभी दाएं कभी बाएं, इस तरह से पतंग बच्चों को अंदर ये गतिशीलता या चंचलता भरने का प्रयास करती है। आगे देखें, वे कभी गिरते हैं छतों की खतरनाक किनारे, कभी कभी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कभी यह बताने का प्रयास करते हैं कि बच्चों की अत्यधिक चंचलता के कारण नकारात्मक दृष्टि में भी सकारात्मक प्रस्तुति की है। यानी बच्चों की नकारात्मक दृष्टि में भी कवि ने सकारात्मक बात कहने का प्रयास किया है कि ये मस्ती से पूर्ण चंचलता बच्चे यदि कभी बिना किनारे वाली खतरनाक छतों से गिर भी जाते हैं, कभी यह बिना किनारे वाली अर्थात जिन छतों के किनारे दीवार न बनी हो उसको कहते हैं बिना किनारे वाली छत, उन छतों से गिर जाते हैं और गिर कर चोट आदि लगने के बाद अगर बच जाते हैं, यदि गिरने व चोट आदि लगने के बाद बच जाते हैं तो ये बच्चे और अधिक उत्साह और निर्भरता से शरद ऋतु में सूर्य की सुनहरी किरणों से निकलने का इंतजार करते हैं।
सूर्य के सुनहरी किरणों का निकलने का इंतजार नहीं। कहने मतलब यह है कि ये बच्चे कभी कभी पतंग उड़ाते उड़ाते इतने किनारे तक पहुंच जाते हैं कि कभी बच जाते हैं। उनका बचना मानो पतंग की डोर ने उन्हें सहारा दे दिया है। लेकिन कभी कभी वो छतों के किनारे इतने पहुंच जाते हैं कि गिर भी जाते हैं, और गिरने बाद उन्हें चोट नहीं लगती है या बच जाते हैं सकुशल, तो उनके अंदर एक अजीब तरह का उत्साह पनपता है। और इस तरह से अजीब तरह का जब उत्साह पनपता है तो इस तरह से उत्साह आनंद के साथ पतंग उड़ाते हैं, अर्थात इनका मन स्वच्छ और कोमल होता है। जो सभी चोट और घावों को शीघ्रता से भूलकर पुनः उमंग और आशाओं की खोज में लग जाता है। और ये बच्चे पुनः अपने जीवन में घटित घटनाओं को तुरंत भूल जाते हैं और नई आशा उमंग में खोज में लग जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं। तब इस पृथ्वी की ओर भी तेज घूमती हुई आती है। तब इस समय वे पृथ्वी को तेज गति से ऋतु परिवर्तन करने तथा अपनी परिक्रमा पूरी करने का इंतजार करते हैं। यानी उनको लगता है कि अब तो हम पृथ्वी को लांघ जाएंगे, पार कर जाएंगे, और तेजी से गति उनके पैरों में आ जाती है और पृथ्वी को भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। और जल्दी से और फिर जल्द से भादो आकर आए और शरद और बसंत ऋतु पुनः आ सके, जिसमें पहले से दुगने उत्साह के साथ मस्ती और पतंग बाजी कर सके। वह सोचते हैं फिर से यह मौसम न से आए, इसीलिए बहुत तेज़ी से वह और तेज़ी से पतंगबाजी करते हैं और तेज़ी से पतंगों को उड़ाने का प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं कि कहने का तात्पर्य है कि यह बच्चे के अंदर जो उत्साह होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। वह सोचते हैं कि दोबारा भादो सावन का बरसात का महीना आ जाएगा, हमारी जो पतंगबाजी है वह रुक जाएगी। इस तरह से बच्चे जो होते हैं और तेज़ी से अपने पतंगों को उड़ाने का प्रयास करते हैं, और जब इनके अंदर गिरने के बाद जो दोबारा इन्हें अवसर मिलता है पतंग उड़ाने के लिए, इनके अंदर एक साहस का संचार होता है और बहुत तेज़ी से अपने पतंगों को उड़ाने का प्रयास करते हैं और पूर्ण रूप से मस्ती में और मस्त होकर यह पतंगों को उड़ाते हैं और तेज़ी से अपने उत्साह और मस्ती को लोगों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से आलोक धनवा जी पतंग के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि आए हुए जीवन में जो भी अवसर हो, उस अवसर को हमें सही ढंग से जीवन में सकारात्मक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है, न कि उसके पीछे बहुत ज़्यादा व्यर्थ में नकारात्मक विचार नहीं रखना चाहिए। सही है। आइए हम थोड़ा इसका प्रश्न उत्तर देख लिया जाए, उसके बाद से बहुत महत्वपूर्ण एक चैप्टर है। तो देखिए प्रश्न है, सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। सबसे तेज बौछार गई भादो गया, पहली लाइन की रचना है, उसी से प्रश्न उठ गए हैं। तो आइए कवि कहता है, उत्तर देखें। कवि कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु व भाद्र पक्ष मास के बाद प्रकृति में बहुत परिवर्तन आया है। प्रकृति में बहुत से परिवर्तन आए हैं और भादो महीने में जो काले घने अंधकार रूपी बादल आकाश में छा जाते हैं और उस वर्षा ऋतु में बारिश होती है, बच्चों के मैदान गीले हो जाते हैं, जिससे बच्चों को खेलने में असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसे स्थिति में जब सावन भादो के बाद जब शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में आकाश साफ होते हैं और वह शरद ऋतु बच्चों को आमंत्रित करता है, किस लिए? पतंग उड़ाने के लिए। और उसके आमंत्रण को बच्चे स्वीकार करते हैं। अपनी लाल, काली, पीली, हरी, छोटी, बड़ी नाना प्रकार के स्वरूप के पतंगों को वह बच्चे लेके आकाश में उड़ाने का प्रयास करते हैं और सब यही सोचते हैं कि उनकी पतंग आकाश की सीमाओं को ज़्यादा लांघ सके या छू सके।
ठीक है। दूसरे प्रश्न में देखें, सोच के बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज़, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। बड़ा सटीक उत्तर है। पतंग के लिए अनेक प्रकार के विशेषणों का प्रयोग कवि ने यहाँ किया है। पतंग को उड़ाने के लिए उसमें विभिन्न रंगों, हल्कापन, पतले कागज़ और पतली कमानी आदि विशेषणों का प्रयोग कवि ने किया है, जो कि बच्चों के स्वभाव को प्रदर्शित करता है। इसका संबंध सबसे हल्के मन और चंचलता से जुड़ता है। निस्वार्थ व स्वच्छ भाव वाला चंचल, मस्त और छोटा सा मन ही पतंग के समान नई ऊंची आशाओं, उमंगों की स्थान भर सकता है, उड़ान भर सकता है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिनका मन स्थिर होता है और मन चंचलता से जिनका मन भरा होता है, वही स्वच्छ निस्वार्थ भाव वाला जो मन होता है, चंचल मस्त होकर वह मन नई नई आशाओं को जन्म देता है, वही पतंग के माध्यम से आकाश की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है। आगे यदि हम देखें कि बिंब स्पष्ट करें, तेज बौछारें गईं भाद सवेरा हुआ का, तो इसका खरगोश की आंखों जैसा वह सुंदर प्रातःकाल इतनी लाली है जिसे खरगोश की आंखें अंधेरे के समान चीरती हुई दिखाई दे रही। अर्थात कहते ना, खरगोश की आंखें सवेरा होता आकाश गंगा पर सूर्य की लालिमा जब छिड़ते चमकती है, तो उसी को खरगोश की आंखों जैसा कहा गया। सर्दी का सवेरा भी। दूसरा दिन देखें ख में, शरद आया पुलों को पार करके। यदि हम शरद आया पुलों को पार करके, तो इस तरह से इसको हम देखेंगे, अंधकार के बाद उजाले का आगमन। अंधकार के बाद किसका आगमन होता है? उजाले का आगमन होता है। दुखों के बाद सुखों के आने का कवि ने ऐसा कहा। दूसरा हो गया। तीसरा दिन देखें हम ग में, चमकीली साइकिल घंटी बजाते हुए तेज चलाने द्वारा कवि ने मधुर उजाले वाले व संगीतमय प्रकृति चित्र का प्रस्तुत किया है। और इस तरह से किया, आकाश को मुलायम, उसमें आसमान की स्वच्छता। आकाश को मुलायम बनाना, उसमें स्वच्छता, विस्तृत मंत्र, साफ होने के बिंब का कवि ने प्रयोग किया है। और इस तरह से आकाश को मुलायम अर्थात आसमान एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो, और इस तरह से ऐसे विस्तृत मन और साफ बिंब का कवि ने काफ़ी इसका प्रयोग किया। वहीं हम देखें, जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। तो कहते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, जन्म से ही ये अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो ऐसे स्थिति में कपास के बारे में संबंध बन सकता है। उत्तर, कभी बच्चों की कोमलता को कपास के प्रतीक द्वारा प्रकट करते हैं। कभी जो बच्चों की कोमलता उसको किसके रूप में प्रकट कर रहे हैं? उसको वह कपास के रूप में। जिस प्रकार कपास नरम हल्की होती है, उसी प्रकार बच्चे जन्म के समय बिल्कुल स्वच्छ कोमल नरम होते हैं। उनका मन भी साफ होता है, हल्के भाव से निर्मित होता है। या हम एक संबंध यह भी कह सकते हैं कि शिशु के जन्म के उपरांत उसे सबसे पहले घूंटी रुई द्वारा ही दी जाती है। रुई के द्वारा ही माँ बच्चे को पहले मधुपर्क कराती है, इसीलिए की जाती है। इसलिए कवि ने कपास की नाजुकता के कारण बच्चों से इसका संबंध जोड़ा है। वहीं आगे यदि हम देखें, 5वें क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो पतंगों के साथ साथ ये भी उड़ रहे हैं। अच्छा, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध बनता है? तो बच्चे पतंग उड़ाते समय स्वच्छ मन से उसमें मस्त रहते हैं और छत पर उनकी डोर के सहारे अपनी शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं। और इस तरह से जिस प्रकार पतंग आसमान की ऊंचाइयों की हदों को छोड़कर उड़कर छूना चाहती है, उसी तरह से बालमन होता है भी उन ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उनके पार जाना चाहता है। पतंग की उड़ान उनके लिए सब बिरंगे सपने के समान है, जिसमें वो चंचल मन को खो जाना चाहते हैं। इसलिए कवि ने पतंग के साथ साथ बच्चों के उड़ने की बात कही। इस तरह से हम 5वें क्वेश्चन को देख ली। 6वें क्वेश्चन में हम देखें तो काफ़ी आसान भी होता है, लेकिन फिर भी देख लें।
कि छतों को नरम बनाते हुए छतों को नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए और फिर इन दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए क्या तात्पर्य है। तो कवि कहते हैं छतों को नरम बनाते हुए। तो इस तरह से बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो इस बात का भूल जाते हैं। वो नंगे पैर हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, छत पर खड़े हैं, पैर जल रहा है। वह अपने नन्हे नन्हे नाजुक नाजुक पैरों के माध्यम से ऐसा लगता है कि वह उस छत को की जो वास्तविकता उससे वह अपरिचित हो जाते हैं, क्योंकि उनका मन पूर्ण तो किस पर है, पतंग की पर एकाग्र है। इस तरह से वह पतंग पर ही अपने मन को केंद्रित करके, ठीक है, इस तरह से अपनी मस्ती जो उत्साह है, पतंग आकाश गंगा को चूमती है तो अपनी मस्ती उत्साह का एक मृदंग मतलब वाद्य यंत्र काफ़ी तेज़ी से उत्साहित होते हैं और चारों दिशाओं में अपनी आवाज़ को से सबको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है।